जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज सबसे पहले हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। होम असाइनमेंट में आपको कुछ केस स्टडीज़ प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं। उसके बाद चैप्टर 8 का जो लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो आज हमने स्टडी करना है। तो सबसे पहले असाइनमेंट अपने सामने रखिए। असाइनमेंट अपने सामने रखिए। चैप्टर 4 में हमारा असाइनमेंट में पहली केस स्टडी थी, केस स्टडी नंबर 27। पहली केस स्टडी 27 जी, सबके सामने इस वक्त केस स्टडी नंबर 27 है, पेज 18, वॉल्यूम 2 का पेज 18। इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी पार्ट में, ए बी सी डी ई। जी हाँ, पार्ट ए में फिक्स एसेट्स का उसने जिक्र किया, ये इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसका हमारे क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं, क्योंकि असल में जो प्रॉब्लम है वो इन्वेंट्री में है। और इन्वेंट्री में प्रॉब्लम वो देखे क्लियरली बता रहा है कि इफेक्ट मटेरियल है। तो क्वालिफाइड ओपिनियन क्या परवेसिव इसमें डिस्कस करेंगे? नहीं करेंगे, उसने खुद से बता दिया मटेरियल है जी। और कोई क्वेश्चन? जी ई वाला, ई कह रहे हैं कंपनी अप्लाइज स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन वेयर एज द कॉमनली यूज्ड बेसिस इन द इंडस्ट्री इज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी, तो क्या हमारा एस्टीमेट डिफरेंट हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के साथ? बिल्कुल हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी ओवरटाइम प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है, ओवरटाइम लगा रही है, तो हो सकता है कि उसका डेप्रिसिएशन रेट ज्यादा हो किसी दूसरी कंपनी की निस्बत। तो एस्टीमेट्स जो हैं या इवन पॉलिसीज भी, वो लाजमी नहीं कि वही हो जो कि इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी फॉलो कर रही है। वो हर इंडस्ट्री अपने नेचर ऑफ बिजनेस सर्कमस्टेंसेस को सामने रख के डिसाइड करती है कि एस्टीमेट क्या होना चाहिए, पॉलिसीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि एस्टीमेट सारे के सारे कंसिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, एस्टीमेट्स रीजनेबल होने चाहिए। अच्छा बताइए, इस सिचुएशन में क्या की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाएगा ऑडिट रिपोर्ट में? वह बताइए, ओपिनियन दिया करें ना, यस करें या नो करें। क्यों नहीं दिया जाएगा? ये वो अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए होता है, ये तो चेंज इन एस्टीमेट है। ठीक है, तो की ऑडिट मैटर भी नहीं आएगा। और कोई क्वेश्चन? सी पार्ट कह रहे हैं बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर्म्ड ए ईयर अगो हैज नॉट टेस्टेड इट्स फिक्स्ड एसेट्स फॉर इंपेयरमेंट। उन्होंने इंपेयरमेंट टेस्टिंग नहीं की कंपनी ने। तो कंपनी का इंपेयरमेंट टेस्टिंग ना करना क्या मिसस्टेटमेंट है? इंडिकेटर्स है तब करेंगे ना, इंडिकेटर्स नहीं तो नहीं करेंगे। अभी कंपनी 1 साल पहले तो बनी, इसका मतलब एसेट्स नहीं होंगे। क्वेश्चन में क्या उसने हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी जिससे पता चले इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का। ठीक है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। और की क्वेश्चन? अच्छा, इसमें रिक्वायरमेंट जो है वो मैं थोड़ा आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं। वो कह रहा है एक्सप्लेन विद रीजन द पॉसिबल ऑडिट ओपिनियन विच में बी गिवन। ऑडिट ओपिनियन को अंडरलाइन कीजिए। अगर फर्ज कीजिए इन सिचुएशंस में से किसी सिचुएशन में एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट मैटर, गोइंग कंसर्न, अनसर्टेनिटी, या जो एडिशनल ओपिनियन रिक्वायर्ड बाय लॉ होते हैं वो 4 ओपिनियन, उनमें से कोई इफेक्ट हो रहा होता, क्या उसको भी, इसका भी जिक्र करते सोल्यूशन में, या सिर्फ क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर का करते हैं? देखें, ऑडिट ओपिनियन शायद आप भूल गए, मैंने आपको बताया था रिपोर्ट के क्वेश्चन में इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन पूछे या इफेक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट पूछे, दोनों सूरतों में हमने पूरी रिपोर्ट को जिक्र करना होता है। रिपोर्ट में जहां कहीं इफेक्ट आ जाए हमने उसको कवर करना होता है। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में वो इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछता है, लेकिन अगर कभी कभार इफेक्ट ऑन ओपिनियन आ जाए और उसमें एमसीक्यू मैटर आ रहा हो तो आपने उसका जिक्र जरूर करना है। ठीक है, पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें उसने कहा इफेक्ट ऑन ऑडिट ओपिनियन बताओ, और जब सोल्यूशन दिया तो उसने कहा अनमोडिफाइड ओपिनियन विद एमसीक्यू मैटर, अनमोडिफाइड ओपिनियन विद अदर मैटर। तो इसलिए जहन में रखें, ऑडिट रिपोर्ट की केस स्टडी में इफेक्ट ऑन ओपिनियन, केस स्टडी में टेक्निकली स्पीकिंग रिपोर्ट और ओपिनियन में फर्क होता है।
ठीक है। लेकिन केस स्टडी सॉल्व करते हुए चाहे वो इफेक्ट ऑन ओपिनियन पूछे, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे, उसका जवाब एक ही होगा हमारा। हमने पूरी रिपोर्ट में जहां कहीं इफेक्ट आ रहा है वो बताना। समझ आई ये बात जी? ओपिनियन भी देना है, अगर उसमें ओपिनियन के साथ रिपोर्ट का कोई और हिस्सा इफेक्ट हो रहा है वो भी बताना है। भैया रिक्वायरमेंट कुछ भी हो जाए, केस स्टडी में रिक्वायरमेंट कुछ भी हो जाए, रिक्वायरमेंट बोले रिक्वायरमेंट कुछ भी हो जाए, हमने पूरी की पूरी रिपोर्ट पे इफेक्ट बताना है। शाबाश। केस स्टडी रिपोर्ट की केस स्टडी में रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, हमने पूरे का पूरा रिपोर्ट पे इफेक्ट बताना है। हाँ, अगर क्वेश्चन में कह देता है कि ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन भी बताओ, तो फिर हमने रिपोर्ट पे इफेक्ट तो बताना ही बताना है। उससे पहले जो स्टेप्स लेते हैं हम, जैसे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं सिचुएशन करेक्ट करने के लिए, डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं, वो भी बताना है। क्लियर हो गया मेरे भाई जी? अगर क्वेश्चन में आपको 5 केसेस देता है और कहता है बताओ कि इन सिचुएशन में रिपोर्ट अनमोडिफाइड होगी कि मॉडिफाइड होगी, तो क्या बताएंगे आप? सारा कुछ मुराद, यानी ये भी बताना है टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा, और अगर कि अदर मैटर इफेक्ट हो रहा है वो भी बताएंगे। सिर्फ ये नहीं लिख देंगे अनमोडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, अनमोडिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड, ये नहीं। ठीक, कंप्लीट एनालिसिस करना होता है हमने जी। और कोई क्वेश्चन? चलिए 27 क्लियर हो गया, 28 पे आइए। 28 में कोई प्रॉब्लम? ए पार्ट में, ए पार्ट पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? पहले मैं क्वेश्चन में देख रहे हैं अहम इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है। यू आर द पार्टनर इन ऑडिट फर्म करंटली एंगेज्ड इन द ऑडिट ऑफ अल्फा लिमिटेड। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 December 2016 शो प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹30 million। ये अहम इंफॉर्मेशन है, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। एंड टोटल एसेट्स ऑफ ₹112 million इररेलेवेंट है। जब प्रॉफिट दे दिया तो ये इररेलेवेंट हो गया, साथ में जो रेवेन्यू या एसेट्स की फिगर देता है। द फॉलोइंग इश्यूज हैव बीन हाइलाइटेड बाय द सीनियर इन चार्ज ऑफ द टीम। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द बिलो इश्यूज ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ। ए, सेल टैक्स रिफंडेबल अमाउंटिंग ₹10 million इज अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेल टैक्स रिफंडेबल आ रहा है, आपने टैक्स पढ़ा होगा कि जो सेल टैक्स रिफंडेबल हमारा एसेट होता है, हमने बाद में एडजस्ट करवाना होता है। इन द ऑडिटर्स ओपिनियन इनपुट टैक्स अमाउंटिंग टू ₹8 million इज टाइम बार्ड एंड द कंपनी विल नॉट बी एबल टू क्लेम एन एडजस्टमेंट अगेंस्ट इट। ऑडिटर के ख्याल में 8 million का टाइम गुजर चुका है क्लेम करने का, और कंपनी ने क्लेम नहीं किया था, इसका मतलब 8 million एडजस्ट नहीं हो सकता, 2 million हो सकता है। द मैनेजमेंट हाउएवर इज अनविलिंग टू राइट बैक द रिफंड। मैनेजमेंट कह रही है हमने इसको राइट बैक नहीं करना, 10 million पे रखना, इसको 2 million पे नहीं लेके आना। बताइए रिकॉर्ड कितने का होना चाहिए था रिफंडेबल? 2 million। और किया कितने का? मिस स्टेटमेंट कितनी अमाउंट किया? 8 million की। मटेरियल इमटेरियल परवेसिव क्वालिफाइड ओपिनियन। सिंपल था ये वैसे। बहरहाल जी, कोई इशू इसमें? जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा क्लियर है? 28 में और कोई प्रॉब्लम? 29 में प्रॉब्लम? 29 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए चैप्टर 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम? जी पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम? डायरेक्टर भी एम्प्लॉय होता है, लेकिन क्या एम्प्लॉय भी डायरेक्टर होता है? अरे क्या ना मेरे भाई, उसने क्या कहा है? एम्प्लॉय है, ये तो नहीं कहा डायरेक्टर है। फर्क समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, एम्प्लॉय है, डायरेक्टर होती तो वो कहता है डायरेक्टर है, डायरेक्टर होती तो
कहता डायरेक्टर। हमने वैसे पढ़ा कि पार्टनर की अगर स्पाउस होगा डायरेक्टर है, अगर मैनेजर की स्पाउस डायरेक्टर हो, मैनेजर की स्पाउस डायरेक्टर हो तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक कोई इशू नहीं है। हमने 3 चीजें मिलानी थी, स्पाउस ऑफ पार्टनर इज डायरेक्टर। तीनों में से एक चीज भी अगर नहीं मिल रही तो अपॉइंटमेंट वैलिड हो सकती है। जी मुतमिन है कि नहीं जी? और कोई क्वेश्चन? ए में कोई इशू नहीं है, बी में कोई प्रॉब्लम? बी भी समझ आ गया था, गुड। यस, बी डिस्कस कर लेते हैं। ऑल द पार्टनर्स ऑफ काशिफ एसोसिएट्स आर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं। क्या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑडिट कर सकते हैं? किस तरह की कंपनी का? जो पब्लिक कंपनी नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट पब्लिक कंपनी की सब्सिडी भी नहीं है, पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है। हमने देखना ये तीनों शर्तें पूरी हो रही है तो ऑडिटर पॉइंट हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। पहला, कंपनी क्या नाम है? निहाल प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरा, पेड अप कैपिटल 5 लाख है, 3 मिलियन से कम है, ये कंडीशन भी पूरी हो गई। तीसरा, 30% आर हेल्ड बाय सियाल लिमिटेड विच इज ए पब्लिक कंपनी। कि सब्सिडरी है? नहीं, वो तो 51% पे बनते हैं, तो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक भी नहीं है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी नहीं है, पेड अप कैपिटल भी 3 मिलियन से कम है, तो इसका ऑडिट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। तो यहां पे अपॉइंटमेंट वैलिड है। क्लियर हो गया मेरे भाई? 14 में और कोई इशू नहीं, 18 में आइए। 18 में कोई प्रॉब्लम? 18 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, करके भी आए हैं कि ऐसे ही क्या? अच्छा कर, गुड। तो फिर इसका मतलब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, शाबाश। क्योंकि ये क्वेश्चन इतने भी आसान नहीं थे, अगर आपने कर लिया, इसको अटेम्प्ट कर लिया, इसका मतलब है ठीक है, रीजनेबल लेवल पे पहुंच गया आप। 18 में कोई इशू नहीं, आप ये कह रहे हैं। 19 में कोई प्रॉब्लम? 19 तो इजी थे, मतलब ट्रू फॉल्स वगैरह बताना था, कोई इशू इसमें नहीं। क्लोज कर दें इसको। चलिए, चैप्टर 6 को क्लोज कर दिया, चैप्टर 7 पे आ जाइए। अच्छा, चैप्टर 7 में सबसे पहले तो क्वेश्चन था हमारा, नहीं, उससे पहले जो आपको कल दिया हुआ था, हाँ, वो क्वेश्चन बैंक में भी, वो भी मैंने देखा, वो क्वेश्चन बैंक वाले ने भी वो उसको आधा ही छापा हुआ है। तो फिर हमने क्या किया कि जो ओरिजिनल सोर्स है यानी ACCA का पेपर, उससे उस क्वेश्चन को, क्योंकि उस क्वेश्चन का जो आधा मटेरियल है जो नहीं छपा हुआ वो अहम है, उसमें अच्छे 3 कंसेप्ट टेस्ट हुए हैं, तीनों कंसेप्ट अच्छे हैं, तो वो हमने निकाल के उसको कॉपी करवा के क्लास में मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कर दिया उन्होंने। हाँ, ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको आपने अटैच कर लेना है इस क्वेश्चन की जगह पे, ठीक है। इसको घर जाके आज तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इश्यू हुआ तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बजाय ये कि अब आप इसको ढूंढे, हमने आपको ये प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। वैसे तो ये सूली तौर पे कल ही प्रोवाइड कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, इसी बहाने आई कैप का क्वेश्चन बैंक तो आपके पास आ गया ना, आइंदा भी कभी रेफर करने की जरूरत होगी तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, अब आते हैं हम चैप्टर 7 में क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 2 हिस्से हैं। पार्ट ए में बताइए कोई प्रॉब्लम? ठीक, पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। क्लास में कोई जिंदा इंसान मौजूद है तो बराए मेहरबानी बोल के हमें आगाह कीजिए, है कोई इंसान जिंदा? हाँ, तो बताइए 5A में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है, सब अच्छा है। चलिए फिर 5B की तरफ आ जाए। अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। अच्छा, मैं समझा 5A में अनमोडिफाइड ओपिनियन आएगा। चलिए 5B में कोई प्रॉब्लम? जी हाँ, लीज बिल्कुल लोन है, लोन, ठीक है। इसको अगर कुछ स्टूडेंट के ख्याल में ये परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस वाला केस है, उस तरीके से भी करते हैं तो ठीक है, इंडेटेड वाले से भी करते हैं तो ठीक है,
ठीक है, वो आप हम दोनों को करेक्ट मान लेना चाहिए, क्योंकि सेफगार्ड थ्रेट में थोड़ा सा फर्क आएगा, सेफगार्ड एक जैसे होंगे। ठीक है, नहीं इसको, ये फाइनेंस और लीज मेरे भाई अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज, ये लॉ का या ऑडिट का कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे कोई सी भी लीज हो वो एक बराबर है। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज किसका कंसेप्ट है? अकाउंटिंग का। लॉ का या ऑडिट का कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे दोनों एक बराबर होती हैं। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि इसे लीज पे एसेट्स लिए इसे लोन कंसीडर करना चाहिए, और कितनों का ख्याल है परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस करना चाहिए? चलिए, परचेज ऑफ गुड एंड सर्विस के ज्यादा वोट है। बहरहाल दोनों एक्सेप्टेबल है। सेफगार्ड दोनों में एक जैसे ही आएंगे, थ्रेट भी शायद एक जैसे ही है कि फर्क है कोई? डेट में भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट होता है, परचेज ऑफ गुड में भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, फर्क तो नहीं है कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों तकरीबन एक जैसी है। अगर आप परचेज ऑफ गुड के बजाय डेट वाले की तरफ चले जाते हैं तो वो भी एक ही बात है। नहीं, दोनों डिस्कस नहीं करने, दोनों डिस्कस नहीं करने, एक ही सिचुएशन को डिस्कस है, दोनों ने डिस्कस, मैंने मना किया हुआ आपको इस चीज जी। 5 में और कोई प्रॉब्लम? परचेज ऑफ गुड कर लें, ये ज्यादा बेहतर। ठीक है, लेकिन असल में लीज हमने कंपनीज एक्ट में चूंकि उसको डेट में कंसीडर किया हुआ है, तो स्टूडेंट के जहन में पहली ऑप्शन भी डेट वाली आती है, तो वो भी ठीक है। नहीं है तो कोड ऑफ एथिक्स का ना, वो सिर्फ मिला रहा हूँ चूंकि मिलता जुलता होता है कंसेप्ट, इसलिए कंपनीज एक्ट का तो बहरहाल डिस्कस नहीं करना इन एनी केस। फिर अगर तो वही रूल लगाएंगे, ये भी मैंने बताया हुआ है। ये भाई मेरे भैया रिक्वायरमेंट से क्लियर ना हो कि ये क्वेश्चन हमने कंपनीज एक्ट के मुताबिक रिप्लाई करना है या कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, तो मैंने 3-4 दफा सूल बताया हुआ है क्या करना है। मेरे भाई बताइए। इसके साथ एक बता देंगे, या कोड ऑफ एथिक्स वाला या फिर वो दूसरा जो कंप्लीट, जो भी हमें आता होगा, जो नहीं आता होगा वो बताएंगे। कैसे पता चलेगा सिचुएशन के मुताबिक क्या बनता है? असल चीज ही यही है, कैसे पता चलेगा? अच्छा, मुझे पूरी उम्मीद थी कि नहीं पता होगा आपको, कलब के बताया हुआ, 3-4 दफा बताया हुआ, कोई फायदा नहीं होता। ऑडिट बढ़ा लें, दीवार में टकरे मार लें, एक बराबर। दोबारा नहीं, 12 भी नहीं, शश 12, हाँ, हफ्तम 12। मेरे भाई आप बताइए, ये भाई जो, हाँ जी, जो एंजॉय कर रहे हैं, हाँ जी बताइए क्या करना है? अगर रिक्वायरमेंट देखें, यहाँ रिक्वायरमेंट में उसने कहा हुआ है एप्लीकेबल सेफगार्ड से पता चल गया हमें कि कोड ऑफ एथिक्स, लेकिन कह रहे हैं फर्ज कीजिए सर, वो कहता है एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक बताओ। क्लियर नहीं है, कंपनीज एक्ट के मुताबिक बनाना है, कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक, क्या करें जी मेरे भाई? कंपनीज एक्ट के मुताबिक बता दें। और अगर वो सिचुएशन कंपनीज एक्ट में डिस्कस हुई ही नहीं, कंपनीज एक्ट में डिस्कस हुआ तो कंपनीज एक्ट के मुताबिक बता देंगे। अगर वो कंपनीज एक्ट में सिचुएशन डिस्कस ही नहीं, फॉर एग्जांपल वो सिचुएशन है फीस की, फॉर एग्जांपल वो सिचुएशन है कॉन्फिडेंशियलिटी की, फिर क्या करेंगे? फिर कोड ऑफ एथिक्स के मुताबिक। और फर्ज कीजिए अगर कोई सिचुएशन दोनों जगह डिस्कस हुई है, जैसे शेयर होल्डिंग की, जैसे एम्प्लॉय वाली, फिर कंपनीज एक्ट के मुताबिक बताना है। क्लियर हो? हाँ, तो दोनों में आ रहा है ना। अगर सेफगार्ड का लफ्ज ना होता तो फिर हम इसे कंपनीज एक्ट के मुताबिक डिस्कस करते। ठीक, लेकिन ये ऑडिट मैनेजर है ना, अगर ऑडिट पार्टनर होता तो फिर कंपनी, ऑडिट मैनेजर है तो फिर तो हम कोड ऑफ एथिक्स, ऑडिट मैनेजर वाली प्रोविजन तो कोड ऑफ एथिक्स में, हाँ जी बिल्कुल, फिर कोड ऑफ एथिक्स में आती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट पार्टनर को कवर करता है, कोड ऑफ एथिक्स सारी टीम को कवर करता है। चीज एक पार्ट में 2 सेट जनरेट हो रहे हैं ना, हम भी तो पिछले 2 सालों से ऑडिट कर रहे हैं, तो हम भी पिछले 2 सालों से ऑडिट कर रहे हैं। इसमें फेमिलियरिटी थ्रेट नहीं, तो वो तो कवर हो जाता है ना, फेमिलियरिटी थ्रेट भी कवर, सही कह रही हैं। हम भी 3 साल से फेमिलियरिटी थ्रेट क्रिएट हो सकता है सेम, लेकिन वो जब हमारे क्लाइंट जो है उधर चला गया, हमने टीम भेजी, उसमें फेमिलियरिटी थ्रेट कवर हो जाता है कि नहीं होता?
हाँ बिल्कुल, सिमिलैरिटी थ्रेड कवर हो रहा है, इसमें लिख रहे हैं हम 5A में। नहीं मुतमिन नहीं लग रही आप जी, बताइए आर्गू कीजिए, कोई मसला नहीं है, बताइए। आप कह रही हैं कि इसमें दो इश्यूज हैं, एक ये कि फर्म 3 साल से ऑडिट कर रही है और दूसरा ये कि हमने अपना बंदा जो है वो उधर वो चला गया उधर। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं, बिल्कुल दोनों में थ्रेट रहे। लेकिन मुझे बताइए, हमने जो सेफगार्ड बताने होते हैं वो हर थ्रेट के लहदा बताने होते हैं कि सिचुएशन के लिहाज से, तो इसलिए हमने इकट्ठे कर दिए। हम जो सेफगार्ड बता रहे हैं इसमें जो आप थ्रेट आइडेंटिफाई वो भी कवर हो जाता है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? 5 क्लियर है, आगे चलते हैं 6 के ऊपर। 6 पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सॉल्यूशन में मैं थोड़ी करेक्शन करवा दूं। फाइव 6 और 7 है ना। 6 का सी का सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी, थ्रेड्स के एंड पे लिखा हुआ है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट, इसको काट दीजिए। ठीक है, इसी तरह 7 के पार्ट ए में थ्रेट के एंड में लिखा हुआ है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। ठीक है, लॉन्ग एसोसिएशन विद क्लाइंट क्रिएट्स फैमिलियरिटी थ्रेट एंड सेल्फ इंटरेस्ट, इसमें भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को काट दीजिए। क्लियर हो गया? और 7 का पार्ट बी जो है, इसके थ्रेट में लिखा हुआ है ऑडिट मैनेजर, इसको ट्रेनी कर लीजिए। 7 का पार्ट बी, इसके थ्रेट में लिखा हुआ है ऑडिट मैनेजर। हालांकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्रेनी का मसला, तो इसको काट के ट्रेनी कर लीजिए। ठीक है, 2 जगहों पे मैंने सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट कटवाया और एक जगह पे मैंने ऑडिट मैनेजर को ट्रेनी कर लिया। जी, ऑडिट मैनेजर को ट्रेनी बना दे मेरे भाई। जी, अब बताइए 6 में कोई प्रॉब्लम? 6 का पार्ट ए में पक्की बात है। सेवन 6 के पार्ट बी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया? टेम्परेरी स्टाफ सर्विसेज एंड गवर्नमेंट का केस है। 6 के पार्ट सी में कोई प्रॉब्लम? मुझे भी यही लग रहा है भाई, 7C में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 7C क्या रहा है मुझे ये बताइए, कहानी क्या 7C की? तो भैया सुनाइए, हम भी फारिग ही हैं। जी मेरे भाई। एंगेजमेंट टीम से कोई बंदा जा रहा है क्लाइंट पे और क्लाइंट कह रहा है ना 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 ना, दूर दूर रहो। वो कह रहा है नहीं, मुझे बचपन से शौक था, मैंने आपकी कंपनी में काम कर रहा हूं। विलिंग टू ज्वाइन है, ये हाल है आपका। ये विलिंग टू ज्वाइन भाई, क्वेश्चन कौन सा पूछा मैंने बोला? 6 का पार्ट सी। मैंने कौन सा पूछा है? नहीं 6 शुरू से शुरू करते हैं। 5A में कोई प्रॉब्लम? 5B में कोई प्रॉब्लम? 6A में कोई प्रॉब्लम? 6B में कोई प्रॉब्लम? 6C में कोई प्रॉब्लम? 6C में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें, 7A में कोई प्रॉब्लम? 7B में कोई प्रॉब्लम? 7C में कोई प्रॉब्लम?
हाँ 7C बताइए, अब बताइए, अब बताइए क्या है? अच्छा, क्वेश्चन में क्लियरली नहीं कह रहा कि ये विलिंग टू ज्वाइन वाला केस है, लेकिन वो कह रहा है आपने अप्लाई किया, तो जाहिर है अप्लाई इसीलिए किया कि विलिंग टू ज्वाइन है। सिर्फ ये इसमें छोटा सा एक पॉइंट था जो हमने पिक करना था। ठीक है, शाबाश भाई, शाबाश शाबाश जी। इसमें कोई 7 में और कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लोज कर दें इसको। चलिए, अब आ रही हैं आपको बेतहाशा छुट्टियां। अच्छा, वैसे असाइनमेंट का तो मैंने नाम भी नहीं लिया पता चले। अच्छा, ऑडिट में इस स्किल को कहते हैं रिस्क असेसमेंट, यानी आप किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे अंदाजा लगा लें कि आगे क्या गलत हो सकता है। किसी इंफॉर्मेशन की बेस पे अंदाजा लगा लें कि आगे क्या गलत होने वाला है, क्या गलत हो सकता है। इसी ऑडिट में क्या कहते हैं? रिस्क असेसमेंट। तो इसका मतलब है रिस्क असेसमेंट आपकी अच्छी है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि अब आपको असाइनमेंट दी जाने वाली है। लेकिन देखें 3 चैप्टर हैं, चले 2 चैप्टर की असाइनमेंट देता हूँ, 1 की नहीं देता। ठीक है, अब कुछ तो आपकी असाइनमेंट कम हुई ना। ठीक है, हाँ, तो चैप्टर 4 की असाइनमेंट और चैप्टर 7 की दे देते हैं, 6 की रहने देते हैं आप। नहीं, चैप्टर 4 और 7 के देते। अब देखें कुछ मैंने आपकी बात मानी है ना, असाइनमेंट कम हो गई। नहीं, सारी नहीं माननी आपकी बात। चैप्टर 4, अच्छा मुझे बताइए 2 हरफी बात करूं कि तसल्ली से बताऊं आप? अच्छा, पहले 2 हरफी बात सुन लें। 2 हरफी बात ये है कि चैप्टर 4 और चैप्टर 7 के जितने भी केस स्टडीज हमारे वॉल्यूम 2 में शामिल हैं और नहीं की हमने अभी तक, वो असाइनमेंट आपके चैप्टर 4 और चैप्टर 7 के जो क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं किए वो आपकी होम असाइनमेंट है। ये दोगे 2 अरबी बात जी। अच्छे खासे 25 क्वेश्चन है, और 25 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है 5 मिनट में हल हो जाएंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जिनमें आधा घंटा लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे भी है, और ऐसे ज्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो 5-7 मिनट के। तो टोटल मिल मिला के सारा कोई तकरीबन 6 से 8 घंटे के दरमियान में आपका टाइम लगेगा एवरेज स्टूडेंट के लिए। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप इसको 5 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं। अब देखें, रिजल्ट तो आना अभी दूर है ना, और वैसे भी आपको पता है आखिरी 2-3 दिन तो बंदे को नींद भी नहीं आती, तो आप रात को जाके सोच रहे होंगे क्या करें, बोर हो रहे होंगे, टाइम गुजर नहीं रहा होगा, तो आपने चुप करके ऑडिट की किताब सामने। अच्छा, ऐसे टाइम में आपने याद कुछ नहीं करना, याद होगा भी नहीं, लेकिन केस स्टडी आपसे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, केस स्टडी सॉल्व हो जाएंगी, नया कंसेप्ट कोई नहीं पढ़ना, केस स्टडी को सॉल्व करते पता भी नहीं चलेगा आपको टाइम कैसे गुजरा। हाँ जी बिल्कुल। तो ये अब सुन लीजिए चैप्टर 4 के क्वेश्चन नंबर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने निशान ही लगाए होते हैं ना कि कौन कौन से क्वेश्चन साथ साथ केस सीधा हो रहे हैं, तो सुन लें। चैप्टर 4 की जो केस स्टडी होम असाइनमेंट में शामिल है, जो 3 दिन के बाद बेसिकली क्लास होगी, अब उसमें है चैप्टर 4 में क्वेश्चन, अब बोलना कोई नहीं है, सिर्फ मैं ही बोलूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 8, 32, 37, 38, 39, 40, 41। ठीक है, रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है। चैप्टर 7 की केस स्टडी नोट कीजिए। केस स्टडी नंबर 2, 3, 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, बस हाँ, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं देने ना आप, बस इतने ही। ये तकरीबन 6 से 8 घंटे की असाइनमेंट है, तसल्ली से करें अगर आप एवरेज स्टूडेंट के लिए जी। अच्छा कौन, आपको पता है आपका रिजल्ट क्या आने वाला है? आप अगले रिजल्ट के बाद चेक करवा दीजिएगा मेरे भाई जी। तो ये हुए हमारे केस स्टडीज की प्रैक्टिस। अब आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का लेक्चर है तो वैसे छोटा सा, इसमें कोई ऐसा करते हैं कि लेक्चर को डिस्कस करते करते बहाने से कोई फ्यूचर का कंसेप्ट भी इसमें ऐड करके ना, नहीं अच्छा वो कंसेप्ट ऐड करने के बाद भी 10-12 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको छुट्टी दे देंगे। आज हाँ आप भी याद करेंगे, ठीक है जी। जब उन बच्चों ने अपना नहीं सोचा तो आप क्यों सोच रहे हैं? आप उनके वालिदे मोहतरम लगते हैं, नुकसान हो जाएगा। और भाई हर स्टूडेंट ने पास थोड़ी होना होता है, किसी ने फेल भी तो होना होता है मेरे भाई, ठीक है। आपको पता नहीं सीए में असूल होता है कि भाई मेरा पास होना काफी नहीं है, दूसरों को फेल भी होना चाहिए, ठीक है। ऐसे थोड़ी है कि सारे पास हो जाए, फिर दूसरों में हमें फर्क क्या रहा, ठीक है। क्या गुस्से से क्यों देख रहे हैं? नहीं बताइए, क्या मेहनत करने वाला और मेहनत ना करने वाला, हर रोज क्लास अटेंड करने वाला और छुट्टियां करने वाला, टेस्ट हर रेगुलरली देने वाला और टेस्ट ना देने वाला, हर रोज 2 घंटे 8 घर में पढ़ने वाला और कभी कभार पढ़ने वाला वो भी आधा पौना घंटा, क्या एक बराबर होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए भाई। अगर मेहनत करने वाला भी पास हो गया, मेहनत ना करने वाला भी पास हो गया, तो फिर मेहनत करने वाला तो बेवकूफ हुआ ना कि भाई जब कम काम करके काम कोई हो सकता है तो ज्यादा करने की क्या जरूरत है? देख ले जितना मर्जी गुस्से से मेरी तरफ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। नहीं भाई को कह रहा हूँ, ठीक है जी। हाँ वो भी पढ़ने वाले होंगे ना भाई, वो भी पढ़ रहे होंगे, वो तो वो जी। आपको किसने कहा वो टेस्ट नहीं देते मेरे भाई? वो ऑनलाइन स्टूडेंट ये ऊपर आके हमारे रूम में टेस्ट देते हैं, बाजुकात फिजिकली भी टेस्ट देते हैं ऊपर, और बाजुकात अटेम्प्ट करके स्कैन करके भिजवा दिया करते हैं। उनके टेस्ट की बाकायदा मार्किंग भी होती है। आप किधर है? और दुनिया कहीं पहुंच गई है, आपको एहसास ही नहीं इस चीज का। आप क्या समझते हैं मोबाइल सिर्फ एक चीज के लिए इजाद हुआ था, एक काम के लिए है? हाँ जी, और भी बड़े काम होते हैं भाई दुनिया में। चलिए वापिस आते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ। चैप्टर 8 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। कंसेप्ट क्या है? एंगेजमेंट लेटर ऑन रिकरिंग ऑडिट। रिकरिंग ऑडिट, ठीक है। हाँ अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जाहिर है वो हमारी मादरी जुबान तो है नहीं, कम से कम मेरी तो नहीं है, तो हाँ जी, तो मुझे जो लफ्ज़ जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें हो सकता है फ़र्क हो समटाइम। मैंने कभी उसके मतलब टेंशन नहीं ली क्योंकि मेरी वो फील्ड ही नहीं है। तो टेक्निकल कंसेप्ट के ऊपर फोकस कीजिएगा। इसको वैसे रिकरिंग ऑडिट ही बोलते हैं ना, इस लफ्ज़ को रिकरिंग ही, हाँ ठीक है, रिकरिंग ऑडिट। अच्छा इसमें पहले तो ये समझ लेते हैं रिकरिंग ऑडिट कहते किसको है। सुन लें, अगर तो पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया और इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं तो इसको कहते हैं इनिशियल ऑडिट। अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया तो इस साल का ऑडिट हमने किया, क्या कहते हैं? इनिशियल ऑडिट। पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया, इस साल का ऑडिट भी हमने किया, इसे कहते हैं रिकरिंग ऑडिट, ठीक है। रिकरिंग ऑडिट और इनिशियल ऑडिट में फर्क है, अपोजिट है एक दूसरे का। अच्छा कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर इनिशियल ऑडिट का मतलब फर्स्ट ऑडिट, लेकिन लाजमी नहीं है, जरूरी नहीं है। असल डेफिनेशन ये नहीं है कि फर्स्ट ऑडिट इनिशियल ऑडिट कहते हैं। देखें इस साल का ऑडिट हमने किया, अगले साल का ऑडिट किसी और ने किया, तीसरे साल का ऑडिट फिर हमने किया, तो हमारे लिए तीसरा साल भी इनिशियल ऑडिट कहलाएगा। तो डेफिनेशन क्या है इनिशियल ऑडिट की कि इस साल का ऑडिट हमने किया लेकिन पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया। रिकरिंग ऑडिट की डेफिनेशन क्या है? इस साल का ऑडिट भी हम कर रहे हैं, पिछले साल का ऑडिट भी हम ही ने किया था। अब आप जरा इतना ऑडिट बड़ा एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, आप ऑडिटर बड़े बड़े, मुझे ये बताइए
कि इनिशियल ऑडिट और रिकरिंग ऑडिट दोनों में से किस में रिस्क ज्यादा है? शाबाश, इनिशियल ऑडिट। इसकी दो रीजन है, दो। पहली रीजन लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटर। पहली रीजन क्या है? लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट, यानी इनिशियल ऑडिट में ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है, उसे क्लाइंट के बारे में बहुत सी चीजों का नहीं पता होता। रिकरिंग ऑडिट में उसे पता होता है, पिछले साल में उसने सारी इंफॉर्मेशन ली होती है। दूसरी रीजन इनिशियल ऑडिट में रिस्क ज्यादा होने की यह है कि वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस इज डिफिकल्ट। वेरिफिकेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंसेस इज डिफिकल्ट। अच्छा मुझे बताइए, ये एक टेक्निकल कंसेप्ट है कि क्या पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस जो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इफेक्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। जैसे एक अकाउंट एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं, इन्वेंट्री का बैलेंस, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल क्या बन जाता है? क्या वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करता है? कैसे करता है? बैलेंस शीट में तो नहीं आता। हाँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री को इंक्लूड किया जाता है। तो मुझे बताइए, क्या इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है कि प्रीडिसेसर ऑडिटर की? बताइए, इस साल का कॉस्ट ऑफ सेल्स वेरीफाई करने के दौरान में क्लोजिंग स्टॉक हम वेरीफाई करेंगे, परचेजेस हम वेरीफाई करेंगे, क्या ओपनिंग स्टॉक को भी वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? स्टैंडर्ड ये जवाब देता है, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए ओपनिंग बैलेंसेस को भी वेरीफाई करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ध्यान में रखिएगा, इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर होने वाली हर फिगर को हमने वेरीफाई करना है। ठीक है, इसका यह मतलब नहीं है कि कंपैरेटिव जो होता है उसको भी हमने वेरीफाई करना है। कंपैरेटिव को वेरीफाई नहीं करना हमने, लेकिन इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तो वेरीफाई करना है। और जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है उसको हम इस वजह से वेरीफाई नहीं कर रहे कि ये पिछले साल का कंपैरेटिव है, बल्कि इस वजह से वेरीफाई कर रहे हैं कि वो इस साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स को इफेक्ट कर रहा है। तो ध्यान में रखिएगा कि ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। ओपनिंग बैलेंस अगर वो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहे हैं जो, और वो करते हैं, एग्जांपल मैंने आपको दी ओपनिंग इन्वेंट्री की। अगली बात, अच्छा वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन वो तो प्रीडिसेसर ऑडिटर ने वेरीफाई कर दिए होंगे। अगर उसने अनमोडिफाइड ओपिनियन दिया है पिछले साल में, तो क्या फिर भी हमें वेरीफाई करने की जरूरत है? कहता है बिल्कुल, फिर भी वेरीफाई करने, क्योंकि ये आपकी इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी की सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने वेरीफाई किया है कि नहीं किया, ये उसकी जिम्मेदारी है। आप अपने साल के रिस्पॉन्सिबल है, हमने वेरीफाई करना। हाँ, स्टैंडर्ड इस पे हमें रियायत दे देता है, कहता है ऐसा करो, प्रीडिसेसर ऑडिटर से उसके वर्किंग पेपर मांग लो, क्योंकि एविडेंस तो वर्किंग पेपर में होता है। अगर हमारी खुशकिस्मती से उसने हमें वर्किंग पेपर दे दिए तो हमें एविडेंस मिल जाएगा बैठे बैठाए। लेकिन अगर उसने हमें वर्किंग पेपर नहीं दिए तो फिर हमें ओपनिंग बैलेंस को खुद वेरीफाई करना पड़ेगा। जो खुद बताइए, आसान काम है कि मुश्किल है? भाई इस साल का स्टॉक तो हम फिजिकली जाके वेरीफाई, साल पहले वाला वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। इसीलिए हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इनिशियल ऑडिट और रिकरिंग ऑडिट में फर्क समझ आ गया? दोनों में से किस में रिस्क ज्यादा है? क्यों रिस्क ज्यादा है इनिशियल ऑडिट में? लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटर की वजह से, और दूसरा पॉइंट ओपनिंग बैलेंसेस आर डिफिकल्ट टू वेरीफाई, इसकी वजह से। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, अब देखिए इनिशियल ऑडिट तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर 9 का टॉपिक था, वो मैंने अभी बहाने से इसको डिस्कस कर दिया। असल में जो हम फोकस कर रहे हैं इनिशियल ऑडिट पे नहीं, किस पे कर रहे हैं? रिकरिंग ऑडिट पे। कहता है इशू क्या है? इशू ये है कि रिकरिंग ऑडिट इस साल हम ऑडिट कर रहे हैं, पिछले साल भी हम ही ने ऑडिट किया, इस साल भी हम ही ऑडिट कर रहे हैं। क्या इस साल, पिछले साल एंगेजमेंट लेटर क्या हमने क्लाइंट के साथ एग्री किया होगा, साइन किए होंगे, क्लाइंट को इशू किया होगा, क्लाइंट को सेंड किया होगा? क्या इस साल अगर हम ही रीअपॉइंट हुए हैं, दोबारा से एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए, एग्री करना चाहिए, साइन करना चाहिए कि पिछले साल वाला ही चल सकता है? दोबारा करना अच्छा सुन ले। फर्ज कीजिए कि आप इस कॉलेज में आए, आपने कहा चलें कैफ 1 2 3 पढ़ते हैं,
आपने जब फीस जमा करवाते हैं, एक तो होती है एडमिशन फीस, एक होती है कोर्स की फीस। एडमिशन या इनरोलमेंट फी भी उसे कहते हैं, दोनों जमा करवाते हैं ना। इनरोलमेंट की फीस भी जमा करवाते हैं, एडमिशन फीस भी और कोर्स की फीस भी जमा, ऐसा ही है। वो शायद 4-5 हज़ार होती है, 5 हज़ार होते हैं। चलें ठीक है, जो भी अक्सर चलें राइज में ना से दूसरे मतलब और जनरली प्रैक्टिस है। आप चले AFC में, AFC पढ़ने के लिए आए आप राइज में, आपको उन्होंने कहा इनरोलमेंट फीस जमा की, आपने इनरोलमेंट फीस भी दी और फिर उसके बाद कोर्स की फीस, भाई एडमिशन फीस ही कहते हैं, खुदा का। अब एडमिशन कहूंगा फिर आप इनरोलमेंट कह लेंगे। यानी कुछ फीस ऐसी होती है जो फर्स्ट टाइम आपसे लेते हैं और फिर उसके बाद कोर्स की फी लगा देते हैं। आपने AFC पढ़ा, आपने कहा यार ये तो बहुत ही फारे कॉलेज है, ये किसी और जगह पढ़ते हैं। कैफ के लिए आप किसी और जगह चले गए, उधर आपने कैफ 1 2 3 पढ़ा, आपने कहा ये तो उससे भी फारे कॉलेज है, चलो वापस चलते हैं। साल बाद वापस आ गए राइज में। अब मुझे ये बताइए, अब आप जब वापस आए, आपने कहा जी इधर हमने सब्जेक्ट पढ़ने हैं कैफ के, क्या उससे एडमिशन फीस या इनरोलमेंट फीस दोबारा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? हाँ, अब पहुंचे ना, आए ना लाइन पे, नहीं लेनी चाहिए ना। तो मुझे ये आप कहेंगे सर मैंने पहले फीस दे दी है, असूली तौर पे नहीं लेंगे। लेकिन फर्ज कीजिए अगर मैनेजमेंट चेंज हो गई, अगर ओनर चेंज हो गए, उस 1 साल में पिछले जो ओनर थे वो बेच के सारा कुछ और निकल गए और नए ओनर आ गए, बताइए नया ओनर क्या कहेगा आपको? भैया भाई दोबारा वो तो पिछले लोगों को दी, मुझे थोड़ी दी, मुझे दोबारा फीस दीजिए एडमिशन फीस। एग्जैक्टली उसी तरह कंसेप्ट ये है, अगर ऑडिटर ने मैनेजमेंट के साथ क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट लेटर एग्री कर लिया, इस साल में इशू कर दिया और अगले साल वो रीअपॉइंट हुआ, क्या उसे दोबारा एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए, सेंड करना चाहिए, या पिछले साल वाला ही चलेगा? ये डिपेंड करता है। नॉट प्रैक्टिकली जब आप एंगेजमेंट लेटर को देखेंगे तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन वही होती है जो हमने कल पढ़ी, कंटेंट्स वगैरह। एंड पे एक लाइन लिखी होती है कि दिस एंगेजमेंट लेटर इज आल्सो वैलिड फॉर फ्यूचर ईयर्स अनलेस कैंसल्ड बाय ईदर पार्टी या अनलेस रिवाइज्ड बाय ईदर पार्टी, कि यही एंगेजमेंट लेटर फ्यूचर ईयर्स के लिए भी रेलिवेंट होगा अनलेस के कोई पार्टी हालात तब्दील होने की वजह से, सर्कमस्टेंसेस चेंज होने की वजह से इसको चेंज कर दे। तो इसीलिए देखें, लाजमी नहीं कि ऑडिटर हर साल रीअपॉइंट होने पे नया एंगेजमेंट लेटर इशू करे। ऑडिटर देखता है अगर तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रही हो, अगर तो हालात चेंज हो गए, जैसे मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गई, जैसे ओनरशिप स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, ओनर चेंज हो गए, फिर तो ऑडिटर हो सकता है कि नया एंगेजमेंट लेटर इशू करे। लेकिन अगर हालात में कोई तब्दीली नहीं आई किसी किस्म की, तो फिर हर साल नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना लाजमी नहीं है, यहां पुराना ही चलेगा। अच्छा, यहां पे ये कहना गलत होगा कि ईयर 2 में एंगेजमेंट लेटर ही कोई नहीं, ईयर 2 में टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ही कोई नहीं, ये कहना गलत होगा। सही कंसेप्ट क्या है भाई, ईयर 2 में भी एंगेजमेंट लेटर है, ईयर 2 में भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है, लेकिन कौन सी वाली? पिछले साल वाली ही एप्लीकेबल है। ठीक है, वो कहता है अच्छा बिग कंसेप्ट तो समझ आ गया कि अगर रीपॉइंट हुए, हम रिकरिंग ऑडिट है, अगर तो सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए तो नया एंगेजमेंट लेटर इशू करेंगे, फ्रेश एंगेजमेंट लेटर, वरना इशू नहीं करेंगे। कहता है बताओ, अब ये तो तुमने बता दिया कि एंगेजमेंट लेटर जो है रिकरिंग ऑडिट पे इशू कर सकते हैं, अब ये बताओ किन सर्कमस्टेंसेस में इशू कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या चेंजेस होंगी सर्कमस्टेंसेस में जब हमारे लिए जरूरी हो जाएगा एंगेजमेंट लेटर को इशू करना। वो कहता है अभी सुन ले, सबसे पहले इंडिकेशन दैट क्लाइंट मिसअंडरस्टैंड्स द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कि अगर हमें पता चले क्लाइंट मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। पिछले साल एंगेजमेंट लेटर में हमने स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट लिखा तो था, उसको इलैबोरेट नहीं किया था क्योंकि वो ऑप्शनल था, लेकिन ऑडिट के दौरान में हमें पता चला क्लाइंट तो बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार है। ये तो समझ रहे हैं हमें इंटरनल कंट्रोल पे भी ओपिनियन देना होता है, तो क्या उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए इस दफा हम ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को इलैबोरेट करके एंगेजमेंट लेटर में लिख सकते हैं। तो एंगेजमेंट लेटर रिवाइज हो गया, तो अब उसको दोबारा इशू करना है कि नहीं? इस साल बिल्कुल इशू करना है। अगली एग्जांपल, ये पहली एग्जांपल समझ आए? दूसरी एग्जांपल
भाई अगर रिसेंट चेंज हो सीनियर मैनेजमेंट में, या इसी से मिलता जुलता पॉइंट है कि सिग्निफिकेंट चेंज हो ओनरशिप में, ठीक है, तो ओनर्स ये कहेंगे, मैनेजमेंट ये कहेगी सर आपने जो एंगेजमेंट लेटर हमें दिया था वो तो पिछले लोग थे, वो तो अपने साथ लेके पता नहीं किधर रखा हुआ है, ढूंढ ढूंढ खप गए, हमें नहीं मिल रहा कहीं, तो हम क्या कहेंगे, ये ले नया एंगेजमेंट लेटर। तो अगर सीनियर मैनेजमेंट में चेंज हो जाए इस साल, सीएफओ चेंज हो गया, सीईओ चेंज हो गया, डायरेक्टर्स नए आ गए, या जो मेजर शेयर होल्डर्स थे वो चेंज हो गए, तो उस सूरत में भी हम रिकरिंग ऑडिट पे दोबारा से एंगेजमेंट लेटर्स इशू करेंगे। वरना अगर इनमें चेंज नहीं है, कोई सीनियर मैनेजमेंट में चेंज नहीं है, ओनरशिप में चेंज नहीं है, मैनेजमेंट का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर एंगेजमेंट लेटर रिकरिंग ऑडिट पे इशू करने की जरूरत नहीं होती। चेंज इन लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और इसके साथ मिला रहा हूं चेंज इन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, क्योंकि दोनों मिलते जुलते हैं। मुझे ये बताइए, क्या पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा है? आईएफआर है नॉर्मली। क्या लीगल रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा होती है? लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का हिस्सा हो सकती है कि नहीं हो सकती? किसी मुल्क में हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आईएफआरएस की बेस पे बन रही हो, लेकिन पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस यानी जिसे हम अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, इसके साथ साथ कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी बनते हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो जाए, लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो पिछले साल वाला एंगेजमेंट लेटर रहना चाहिए कि नया इशू करना चाहिए इस साल? फर्ज कीजिए उन्होंने कहा कि पहले था एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, फिर उसके बाद कंपनीज एक्ट 2017 आ गया, लॉ चेंज हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। बताइए पिछले साल वाला ही एंगेजमेंट लेटर चलना चाहिए कि अब चूंकि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो गया है, तो हमें एंगेजमेंट लेटर में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिखते हैं खास तौर पे, हमें अब इस वजह से उसको नया एंगेजमेंट लेटर देना चाहिए जिसमें लिखा हो कि इस साल का फ्रेमवर्क होगा आईएफआरएस एंड कंपनीज एक्ट 2017। क्यों? क्योंकि लॉ चेंज हो गया, वो 1984 खत्म हो गया। बताइए चेंज करना चाहिए कि नहीं? तो इसका मतलब यह एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में चेंज आ जाए, या लीगल रिक्वायरमेंट्स में चेंज आ जाए, या सीनियर मैनेजमेंट में चेंज आ जाए, या ओनरशिप स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, या मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड कर रही है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, तो उस सूरत में एंगेजमेंट लेटर दोबारा इशू करना रिकरिंग ऑडिट पे जरूरी होता है कि नहीं? जरूरी होता है। ये क्लियर हो गए पॉइंट? फिर सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं पिछले साल की निस्बत इस साल उसका नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस चेंज हो गया। जैसे पिछले साल सिर्फ लोकल सेल करते थे, लोकल ऑपरेशंस थे, इस साल एक्सपोर्ट भी करते हैं, फॉरेन ऑपरेशंस भी हैं, फॉरेन में भी कुछ ब्रांचेस वगैरह ओपन कर लिया। तो बताइए क्या इसकी वजह से हो सकता है कि नहीं हमें कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज करने की जरूरत पड़े? पिछले साल तो मेंशन नहीं किया था, इस साल मेंशन करना चाहिए, तो क्या एंगेजमेंट लेटर में फिर इसको इंक्लूड करके इस दफा नया एंगेजमेंट लेटर देंगे कि नहीं? अगर क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए, जैसे वो एक क्वेश्चन हमने किया था चैप्टर 5 की केस स्टडी में, जिसमें क्लाइंट कह रहा था इस साल मैं कुछ वीडियो फिल्म वगैरह जो है वो बना रहा हूँ, आर्काइव बना रहा हूँ, वो पार्टनर जो है वो बड़ा, वो उसने कहा था बहुत खुश हुआ है, केस स्टडी याद है वो? तो बताइए क्या इस तरह का अगर स्पेशल बिजनेस क्लाइंट ने शुरू कर दिया है, उसको वेरीफाई करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं? तो पिछले साल जरूरत नहीं थी इसलिए एक्सपर्ट का जिक्र नहीं था, अब एंगेजमेंट लेटर में क्या एक्सपर्ट का जिक्र करना जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। तो एंगेजमेंट लेटर इस दफा का रिवाइज होगा। समझ आई बात? सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस, इसका मतलब है अगर नेचर और साइज ऑफ एंटिटीज बिजनेस चेंज हो जाए, अगर ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो जाए, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चेंज हो जाए, लीगल रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाए, या मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट हो, तो ऑडिटर के लिए बेहतर है, जरूरी है एंगेजमेंट लेटर भी इशू कर दे इस दफा, ताकि इन सारे जो हालात अब इस साल के जो बदले हुए हालात हैं उनके मुताबिक एंगेजमेंट लेटर इशू किया जाए।
नेक्स्ट, चेंज इन अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ये अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो कुछ नहीं पता होगा किसी को। हाँ ज़कात, शाबाश शाबाश। अगर एसईसी पे कह दे कि अब की बार 2 नई रिक्वायरमेंट्स भी ऐड कर दो इसमें, पहले 5 होती थी अब 4 हो गई है, मे भी कल को 6 हो जाए, तो लॉ चेंज होता रहता है, आपको पता है। तो क्या हमें फिर अपना एंगेजमेंट लेटर भी रिवाइज चेंज नहीं कर देना चाहिए? बिल्कुल। एनी रिवाइज्ड आर स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। अच्छा, ये अच्छा कंसेप्ट है, रिवाइज्ड आर स्पेशल टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, उसने कहा सर हम ब्रांच बैंक है, हमारी 100 ब्रांचेज है, बताइए कितनी ब्रांचेज की वेरिफिकेशन करेंगे। हमने कहा भैया सुनो, छोटा मोटा काम तो 100 की 100 ब्रांचेज पे करेंगे, लेकिन जो डिटेल वेरिफिकेशन होती है ना, ये हम सैंपल बेस पे करते हैं। तो तुम्हारी 60 ब्रांचेज जो हैं इनको हम वेरीफाई करेंगे डिटेल में, बाकी 40 को सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करके खत्म कर देंगे काम, डिटेल काम 60 पे करेंगे। अगर क्लाइंट कहे सर 60 को छोड़े 50 पे काम करें डिटेल, क्या क्लाइंट की ये बात एग्री कर लेंगे? नहीं करेंगे। हम कहेंगे सर ये स्कोप लिमिटेशन है, 60 से 50 पे नहीं आ सकते। अब सुनिए अगली बात, क्लाइंट के अच्छा ठीक है 60 है, 60 करो, मेरे कहने पे मेरे कुछ नीड्स हैं, कुछ मेरे इश्यूज हैं, उनको सामने रख के मैं चाह रहा हूं कि आप 10 और ब्रांचेस को भी सेलेक्ट कर रहे हैं डिटेल वेरिफिकेशन के लिए, तो 60 के बजाय 70 ब्रांचेस की डिटेल वेरिफिकेशन करें। बताइए ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं? ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, इसमें स्कोप लिमिटेशन नहीं है। तो अगर पिछले साल तो क्लाइंट ने नहीं कहा था, इस साल उसने कोई स्पेशल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऐड कर दी, क्या उनका एंगेजमेंट लेटर में जिक्र कर देना बेहतर है कि नहीं? बेहतर है, क्योंकि अब वो फिर हम अगर एग्री कर ले, देखिए हमारी मर्जी है चाहे माने या ना माने, लेकिन अगर हम मान लेते हैं ठीक है सर 60 की बजाय 70 ब्रांच में डिटेल वेरिफिकेशन कर लेंगे, अब डेफिनेटली उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करेंगे हम, तो उनको हमें एंगेजमेंट लेटर में लिख देना चाहिए। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, तो मेन कंसेप्ट बताइए, क्या इनिशियल ऑडिट पे एंगेजमेंट लेटर इशू करना जरूरी है? लाजमी है, जरूर करना। क्या रिकरिंग ऑडिट पे एंगेजमेंट लेटर इशू करना जरूरी है? डिपेंड करता है, अगर चेंज इन सर्कमस्टांसेस हैं तो इशू करना जरूरी है, वरना इनिशियल ऑडिट वाला एंगेजमेंट लेटर ही आगे चलेगा। वो कौन से हालात हैं, वो कौन से चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस है जिनकी वजह से एंगेजमेंट लेटर इशू करना जरूरी हो जाएगा अगले साल? ये आपके सामने। क्लियर हो गया जी? एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, वो क्वेश्चन ये है, बताइए वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना जरूरी है? एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना जरूर, क्या ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन है या 3 का क्वेश्चन है? वो कौन सी सिचुएशंस हैं जिनमें एंगेजमेंट लेटर को रिवाइज करना जरूरी है? 2 का है या 3 का? घूम गए ना, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन है? कितनों का ख्याल है 3 का क्वेश्चन है? क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है। अब सुने, क्वेश्चन में किस इंफॉर्मेशन से आपने अंदाजा लगाना है? सुन ले, शाबाश। मैनेजमेंट अगर रिक्वेस्ट करे ऑडिटर को कि सर टर्म्स को चेंज करना है, मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करे अगर, तो फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है। और अगर ऑडिटर खुद से डिसाइड करे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3। अगला पॉइंट, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 में फर्क बता रहा हूं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 था ड्यूरिंग ऑडिट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है स्टार्ट ऑफ द ऑडिट। ये कंसेप्ट स्टार्ट ऑफ द ऑडिट पे अप्लाई होता है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 अप्लाई होता है ड्यूरिंग ऑडिट। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 मैनेजमेंट जब आके रिक्वेस्ट करे तब अप्लाई होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 ऑडिटर का अपना डिसीजन है, ऑडिटर का अपना डिसीजन है। ठीक है, तो फर्क समझ आया आपको? लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2
तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन में आपने ध्यान से इसको पढ़ना है। अगर तो मैनेजमेंट आके रिक्वेस्ट कर रही है ना हमसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज कर दो, तो फिर ट्रू है। अगर खुद से डिसाइड कर रहा है कि क्या मुझे मैनेजमेंट को रिमाइंड करवाना चाहिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में, क्या मुझे इस साल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को रिवाइज करके नया एंगेजमेंट लेटर इशू करना चाहिए, तो ये 3 वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को आज आपने घर जाके पढ़ना है, 2 और 3 दोनों क्वेश्चंस को। कभी कभार ऐसे होता है कि क्वेश्चन की वर्डिंग ऐसे होती है कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन है कि 3 का। तो उसमें जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए इनसे आपको आसानी हो जाएगी। आपने ये देखना है कि ड्यूरिंग ऑडिट है या स्टार्ट ऑफ द ऑडिट। आपने देखता है मैनेजमेंट रिक्वेस्ट कर रही है ऑडिटर को या ऑडिटर खुद से डिसाइड कर रहा है। ठीक हो गया क्वेश्चन? जी जी। नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर चेंज होने से एंगेजमेंट लेटर रिवाइज करना जरूरी नहीं, क्योंकि फर्म तो वही है ना। हाँ, मैनेजमेंट की तरफ से क्लाइंट की तरफ से चेंजेस हो फिर जरूरी हो जाता है। जी, और कोई क्वेश्चन? पिछले वाले एंगेजमेंट लेटर को मॉडिफाई करके इस दफा दोबारा इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए लाजमी नहीं है। अगर आप कहें कि मेरी मर्जी, मैं हर साल एंगेजमेंट लेटर इशू करूंगा, तो वो भी कर सकते हैं आप। लेकिन ये तो वो है कि वो कहते हैं जरूरी नहीं होता हर साल एंगेजमेंट लेटर। अगर सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं है तो नेक्स्ट ईयर में एंगेजमेंट लेटर इशू करना जरूरी नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी चेंज हो जाए तो फिर आपके लिए नेक्स्ट ईयर में एंगेजमेंट लेटर इशू करना जरूरी हो जाता है। नहीं, टर्म कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजना होता। टर्म, हाँ मैंने आपको बताया ना, एंगेजमेंट लेटर के एंड पे लाइन लिखी होती है, दिस एंगेजमेंट लेटर इज आल्सो वैलिड फॉर फ्यूचर ईयर्स अनलेस कैंसल्ड बाय ईदर पार्टी या अनलेस देयर इज चेंज इन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ये लाइन नीचे लिखी होती है। इसका मतलब ये हुआ जब तक हालात चेंज नहीं हो गए, कोई पार्टी नहीं चाहती, तब तक यही एंगेजमेंट लेटर 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल के लिए भी हम रीअपॉइंट करते रहते हैं एप्लीकेबल होगा। जी नहीं, डेट इस पे लिखी होती है, लेकिन जब हम ये लिखते हैं ना कि आल्सो वैलिड फॉर फ्यूचर ईयर्स, तो उसमें ये भी फिर कवर हो जाता है कि फ्यूचर ईयर के लिए भी रेलिवेंट होगा। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, वो फ्यूचर में पता चलेगा अगले साल। अगले साल अगर हम रीअपॉइंट हो गए तो वो वैलिड हो जाएगा, अगर अगले साल हम रीअपॉइंट नहीं होते तो वो एक्सपायर हो जाएगा। नहीं, वो तो फिर अपना एंगेजमेंट, अगर फर्म वही है एंगेजमेंट पार्टनर दूसरा हो जाए, नहीं तो फिर जरूरी नहीं है। यही क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि जी नहीं, वो रिपोर्ट पे तो साइन इस दफा नए वाले के आएंगे, एंगेजमेंट लेटर पिछले साल वाले चलेगा। नहीं, कोई वो फर्म वही होती है ना मेरे भैया। फर्म तो असल में ऑडिटर तो बाय लॉ फर्म होती है, एंगेजमेंट पार्टनर तो नहीं होता। जी बिल्कुल जी, हाँ, लिस्ट एनी 4 सिचुएशंस दैट में रिक्वायर रिवीजन इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर। अब बताइए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन है कि 3 का? ये वो क्वेश्चन है जिस पे हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। इस पे मैं भी कंफ्यूजन का शिकार हो गया था पहली दफा कि विच में रिक्वायर, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 का जरा पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन दैट में रिक्वायर रिवीजन इन, ये क्वेश्चन उसने वेग बनाया है, उसे सही नहीं बनाया क्वेश्चन। ठीक है, हम ढूंढ रहे होते हैं रिवीजन इन एंगेजमेंट, चेंज इन एंगेजमेंट, इनमें कोई फर्क है तो हमें पता चल जाए। असल में डिसाइडिंग फैक्टर था यहाँ पे 4, क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में तो 4 क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हालांकि उसके क्लियर नहीं था, लेकिन स्टिल हमें उसने इशारा दे दिया था कि मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 से पूछा है। अगर आप बाकी के क्वेश्चन देखेंगे उनमें क्लियरली आपको अंदाजा हो जाता है। हाँ जी, ठीक जी, चलिए आज के लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं।